बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ सारा शेख दी स्टोरी टेलर और मैं आपको अपने चैनल कहानी पॉइंट पर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी हौसला अफजाई और आने वाली तमाम वीडियो अपडेट से बाखबर रहने के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आए आज की किस्त का आगाज करते हैं। जफर के मन की ज्वालामुखी फट गई। मैं अपनी बेटी को वक्त ना दे सका। मैंने उसे माँ लाकर दे दी, मगर ये ना समझ सका कि सौतेली माँ उसे वो तवज्जो नहीं दे सकती जिसकी वो मुस्तहिक थी। उसकी शख्सियत में होने वाली तोड़ फोड़ का मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी बेटी की तरजीहात जानने की कोशिश नहीं की। वो अंदर ही अंदर सुलगती रही और मैं उसके दिल के हाल से गाफिल रहा। मुस्बत सोचों की मालिक कब मनफी अंदाज में सोचने लगी। उसके मन में कैसा तसादुम था कि उसकी सोच के तरीकों से शैतानी वसवसों ने उसके मन में घर कर लिया। वो किस तरह शैतानी अलूम की तरफ माइल हो गई। राहत ने शफकत से भाई का हाथ थाम लिया। आप विशा के शैतानी अलूम की तरफ माइल होने की बात कर रहे हैं तो किसी आमिल से राब्ता क्यों नहीं करते? जफर ने खड़े होते हुए कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। ये कहकर जफर वहां से चला गया। जफर के जाने के 1 घंटे बाद ही साहिल आ गया। आज मामू आए थे। रिदा ने साहिल को बताया। आज कैसे रास्ता भूल गए मामू? साहिल ने अपना लेदर का बैग अलमारी में रखते हुए कहा। राहत सब्जी की टोकरी और प्लेट मेज पर रखते हुए थकी थकी सी कुर्सी पर बैठी और साहिल से गोया हुई। बहुत परेशान थे तुम्हारे मामू, अब तक विशा का कुछ पता नहीं चला। साहिल आंखें झुकाए किसी गम के एहसास में डूब गया। अब क्या पता चलेगा, पूरा 1 साल बीत गया है इस हादसे को। रात को तुम्हारे मामू ने तुम्हें बुलाया है। राहत ने कहा। क्यों? मुझे नहीं बताया। कोई काम होगा। अपना तो कोई बेटा है नहीं। मेरा भाई बहुत तन्हा हो गया है। सब्जी काटते हुए राहत की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चला जाऊंगा। उसने माँ के गले के गिर्द बाहें हाइल कर ली। आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। रात 8 बजे जफर के घर की बेल बजी। मारिया ने कैमरे में साहिल की तस्वीर देखी तो बेजारी से बोली, ये इस वक्त क्यों आया है? उसने दरवाजा खोला तो साहिल ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम। मामू घर पर ही हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। जफर लाउंज में बैठा हुआ था। साहिल को देखकर वो उससे मिला। ठीक हो? जी खुदा का शुक्र है। बाहर लॉन में बैठते हैं। बाहर मौसम बेहतर है। उसने तिरछी नजर से मारिया की तरफ देखा। हमारी चाय बाहर भिजवा देना। मारिया होंठों को भींचते हुए बोली, बेहतर। गार्डन लाइट्स की मलगजी सी रोशनी पर सू फैली हुई थी। व्हाइट कलर के चेयर सेट पर भी धीमी धीमी रोशनी पड़ रही थी। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। साहिल जफर से गोया हुआ। विशा के बारे में कुछ भी इल्म नहीं हो सका। मैं जानता हूँ कि आपने उसकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर तलाश तो खत्म नहीं की जा सकती। जिंदगी का मालिक तो खुदा है। वो अगर किसी को जिंदा रखना चाहे तो कैसे ही हालात हो वो जिंदा रखता है। मैं विशा को जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है। अगर किसी बात की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो जिंदा और खैरियत से होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जफर के लफ्जों की इन सातों में साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों की कब्र में भी दफन हो जाता है। जफर ने गहरी नजर से साहिल की तरफ देखा। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने एक नजर में तुम्हें पहचाना भी नहीं था। फिर ठहर कर कहा, आज सुबह एक बहुत बड़ी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। जफर की बात पर साहिल ने पूछा, कैसी हकीकत? जफर ने गहरी नजर से साहिल की तरफ देखा। वो तुम्हें पसंद करती थी। क्या तुम इस बात से वाकिफ थे? मामू के सामने साहिल का रंग फक पड़ गया। दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। जुबान पर बल आ गया, मगर उसने बेखौफ वही कहा जो उसके दिल ने कहा। जी। जफर ने साहिल की घबराहट महसूस करते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ मैं तुम्हारा मामू हूँ। समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। मेरी बेटी जिंदगी के किन मराहिल से दो चार थी, मैं सब जानना चाहता हूँ। साहिल की आंखें भीगी हुई थीं। उसके चेहरे पर दुख के तासुरात बहुत नुमाया थे। उसने एक लंबी सांस खींची। मामू, जितना विशा की गुमशुदगी पर आप न परेशान हैं, मेरी कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं है। जब आप और आपका ग्रुप विशा की तलाश करते करते उस पहाड़ी इलाके से मायूस होकर वापस आया तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पहाड़ी इलाके में गया। मैं अपने तौर पर विशा को ढूंढना चाहता था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि मकामी लोगों से उनके घरों में जाकर पूछा, मगर जब मायूसी हुई तो इस गम ने जैसे मुझसे मेरे जीने की ख्वाहिश ही छीन ली। अब जी रहा हूँ मगर गम के बोझ तले दबा जा रहा हूँ।
मामू, विशा आपसे बहुत प्यार करती थी, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर आपके पास वक्त नहीं था और मुमानी के अंदर के ममता के जज्बात नहीं थे। आप हमारे घर बहुत कम आते थे, मगर अम्मी और मैं और रिदा तो विशा के लिए उससे मिलने आ जाते थे। विशा भी अक्सर हमारे घर आ जाती थी। उसने कभी हम लोगों को कमतर नहीं समझा। विशा और रिदा की गहरी दोस्ती में जैसे मैं भी शामिल हो गया। मुझसे भी वो दिल की बातें करने लगी। कितने ही अरसे तक मैं उसके दिल की बात नहीं जान सका। वो अमीरी गरीबी के फर्क को भूल कर मुझे चाहने लगी थी। वो घर में अजीब माहौल से दो चार थी। मुमानी से उसकी बनती नहीं थी। मुमानी अपने आवारा भतीजे शमून से विशा का रिश्ता करना चाहती थी। उसका घर में आना जाना बढ़ गया था। रिदा ने विशा को बार बार समझाया कि आपको इस बात से आगाह कर दे, मगर वो कहती कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक रोज विशा ने मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरी कैफियत विशा से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर मैंने हकीकत पसंदी से काम लिया और अपने जज्बे को विशा की बेहतरी के लिए छुपा लिया। मैं जानता था कि मैं विशा को वो सब आसाइशें नहीं दे सकता जिसकी वो आदी है। फिर ये भी जानता था कि आप हैसियत के इस फर्क को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, और बीवी के पेशे पर हैसियत बनाना मेरे मिजाज के खिलाफ था। मैंने दिल पर पत्थर रख के विशा से कह दिया कि मैंने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा। वो मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। इस वक्त वो बहुत टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आखिरी सरमाया भी लुटा चुकी हो। 2 माह तक मैं उससे नहीं मिला। एक रोज जब रिदा ने मुझे बताया तो मैं सटपटा के रह गया। साहिल, विशा को ना जाने क्या हो गया है, वो तो बिल्कुल बदल गई है। रिदा ने मुझे बताया किसी से नहीं मिलती, अपने कमरे में बंद रहती है। उसके चेहरे की हसासियत, आंखों की मासूमियत कहीं गायब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है वो कहीं खुद को कुछ कर ना ले। मैंने रिदा का हाथ थाम लिया। रिदा, मैं उससे अभी मिलना नहीं चाहता, मगर तुम उसके घर जाओ, उसे समझाओ। मामू भी इस मुल्क में नहीं है। अम्मी जान के साथ चली जाना। रिदा अम्मी के साथ विशा से मिलने चली गई। वो मानी अम्मी और रिदा से बातें करती रही, मगर विशा का बर्ताव बहुत अजीब था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रिदा भी विशा के कमरे में चली गई। विशा अपने बेड पर लेटी थी। रिदा उसके करीब बैठ गई। विशा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। रिदा ने हैरत से विशा की तरफ देखा। विशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगी। विशा ने बेगानेपन से रिदा की तरफ देखा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रिदा चिल्ला कर बोली, कैसे ठीक हो? चेहरा देखा है अपना, तुम्हारा क्या हाल हो गया है? विशा ने रिदा की शानों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पट्टी पट्टी आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मुझे सांप ने टस लिया है, मेरे पूरे जिस्म में जहर फैल गया है, मगर मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैंने उस सांप का सर कुचलना है। फिर मैं आराम से मर जाऊंगी। रिदा ने अपने शानों पर से उसके हाथों को हटाया। विशा, मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें किसी ने तंग किया है तो मुझे बताओ, मैं और साहिल तुम्हारी मदद करेंगे। विशा ने इत्मीनान के साथ पुष्ट लगा ली। नहीं, मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने मुजरिम से बदला लूंगी। उसने मेरा मान, मेरा गरूर तोड़ दिया, मगर वो ये नहीं जानता कि नफरत की ताकत क्या होती है। अगर लड़की नफरत करने में आए तो बला बन जाती है। विशा की इस तरह की बातें सुनकर रिदा रोने लगी। विशा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। विशा ने रिदा के आंसू साफ किए और धीरे से बोली, मेरी प्यारी सहेली, मुझे तन्हा छोड़ दो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। रिदा अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर आ गई। उसने अम्मी से जाने के लिए कहा। अम्मी ने मुमानी से इजाजत ली और वो दोनों घर आ गई। जब मुझे रिदा ने ये सब कुछ बताया तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं विशा से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद गाड़ी विशा को लेने आई तो मैं अपनी मोटर बाइक पर विशा के करीब आया। आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे जाना है, थैंक्स। विशा ने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, जो कहना है यही कह लो। विशा तल्ख रवैये से बोली। मैंने उससे इल्तजा की कि वो एक बार मेरी बात सुन ले। उसने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा और हम दोनों सामने ग्राउंड में बैठ गए। रिदा की बात ठीक थी, वाकई वो चेहरे से बीमार लग रही थी। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की, मगर उसने अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई। जब मैंने उससे अपने बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कौन है जिसने तुम्हें अजियत दी है, जिससे बदला लेने की बात तुम रिदा के सामने कर रही थी। मेरे ऐसे कहते ही विशा भड़क उठी। वो जो भी है मैं खुद उसे देख लूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। प्लीज मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ये कहकर विशा खड़ी हो गई और तेज तेज कदम चलते हुए गाड़ी तक चली गई। इस बात के कुछ ही दिनों के बाद आप वापिस आ गए। आपके आने से हम घर वालों को विशा की तरफ से तसल्ली हो गई, मगर उन्हीं दिनों ये वाकया हो गया। वो विशा
हम सबको छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। जफर जहाँ बैठा था वहीं जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं। दिल पर गम का बोझ इस कदर बढ़ गया था कि धड़कनें डूब रही थीं। मामू, आप अगर मुझसे खफा हैं तो मुझे माफ कर दे। मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। साहिल ने मामू का हाथ थाम लिया। और अब तुम क्या कर रहे हो? जफर ने रुंधी हुई आवाज में पूछा। साहिल की नजरें हवा में ही ठहर गईं। अब वो कर रहा हूं जो मेरा दिल कह रहा है। जफर खड़ा हो गया और बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। तुम्हें मुझसे राब्ता करना चाहिए था। बहुत कोशिश की मामू, ना जाने खुदा को क्या मंजूर था कि आपसे राब्ता ना हो सका। आप हिम्मत रखें। तुम्हारी बातों ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है। ना जाने विशा किन किन मराहिल से गुजरी होगी। मेरी बेटी को कहीं कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। ना जाने कौन सा राज अपने सीने में छुपाए वो यहाँ से चली गई। जफर ने साहिल के कंधे पर सर रख लिया। वो किसी शिकस्ता पत्थर की तरह चूर चूर हो रहा था। थोड़ी देर के बाद साहिल वहां से चला गया, मगर साहिल की बताई हुई बातें रात भर उसके सीने पर डंग मारती रहीं। तोकीर जब सफर से वापस लौटा तो रात के 12 बज चुके थे। रुखसाना, एमन और माहीन भी बहुत थक चुकी थी। तोकीर ने पहले एमन और माहीन को घर ड्रॉप किया और जब वो दोनों अपने घर आए तो तकरीबन 1 बजने वाला था। वो बस बेड पर ढेर हो गए। तोकीर ने अपना सर धीरे धीरे दबाते हुए कहा, रुखसाना मेरे लिए चाय बना दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। रुखसाना भी ढीले ढीले कदमों से किचन की तरफ गई और चाय के 2 कप बना के ले आई। तोकीर ने चाय का कप पिया। अगर सफर आरामदेह हो तो इंसान जहां मर्जी चला जाए, मगर इस तरह का सफर हो तो बहुत थकावट हो जाती है। और फिर क्या फायदा? कैसी कैसी बातें कर रहा था वो बुजुर्ग। मैं इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे इन पीरों फकीरों की बातों पर भरोसा नहीं है। रुखसाना आंखें झुकाए जैसे किसी गहरी सोच में गुम थी। तोकीर की बात का उसने कोई जवाब ना दिया। काफी देर की खामोशी के बाद वो गोया हुई। तुमने उसकी बातों पर गौर नहीं किया? वो कह रहा था कि वो जहां है वहां उसका हिसाब काम नहीं कर रहा। वो चारों अपने मादी वजूद में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, ना जमीन के ऊपर और ना ही जमीन के नीचे। तो कि जैसे तब गया, ये बातें किस बाशऊर इंसान की हैं? अहमक था वो बुजुर्ग, हमें बेवकूफ बना रहा था। रुखसाना गलोगीर लहजे में बोली, बेवकूफ बना रहा होता तो हमसे पैसे लेता। उसने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। ये तरीके होते हैं इन पीरों के लोगों को फांसने के। तो फिर भड़क कर बोला। रुखसाना रोने लगी। तो मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी हुरिया को? तो कि रुखसाना के करीब आ गया। कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो और खुदावंद करीम से दुआ करो। बाकी रही तलाश की बात, तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा। मैं ढूंढ रहा हूँ। खुदा का कदम साथ होगा तो वो जरूर मिल जाएगी। तुम खुदा पर भरोसा रखो और आराम कर लो। रुखसाना आंसू पोंछती हुई बिस्तर पर दराज हो गई। दिल में दुआ करके सोई कि उसे उसकी बेटी जिस हाल में है ख्वाब में नजर आ जाए। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। नींद गहरी हुई तो वो शऊर की गिरफ्त से निकलकर लाशऊर की गिरफ्त में चली गई। उसकी आंखें ख्वाब देखने लगी। वो फूलों से भरे लॉन में हुरिया की ढूंढती फिर रही थी। अचानक उसे हुरिया की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है, मगर उसे हुरिया दिखाई नहीं देती। एक बार फिर हुरिया की आवाज की समाज से टकराती है। वो आवाज की सिमत की तरफ देखती है तो उसे हुरिया फिजा में मुअल्लिक दिखाई देती है। हुरिया ने सफेद गाउन पहना हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो परियों जैसी दिखाई दे रही थी। आंखों में खलूस की चमक, लबों पर मुस्कुराहट बखेरे उसने दोनों बाजू माँ की तरफ बढ़ाए। रुखसाना जो मबहूत नजरों से हुरिया की तरफ देख रही थी, पागलों की तरह बेटी की तरफ दौड़ी। उसके करीब पहुंची तो परेशानी से उसके पैरों की तरफ देखने लगी। मेरी जान, तुम इस तरह हवा में मौलिक क्यों हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? उसने बेटी के हाथों को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। इससे पहले कि वो हुरिया को छूती, परी जैसी हुरिया भयानक रूप धार गई। उसके चेहरे की जिल्द किसी करले की तरह सलेटी अमाइल खुरदरी हो गई। आंखों का हाला बड़ा हो गया और वो गोलाई में सुर्ख अंगारा हो गई। उसके चेहरे के नकूश बदल गए। जिल्द सलवटों में बदलने लगी। उसके हल्क से खौफनाक गड़गड़ाहटों की आवाज उभर रही थी। वो किसी शेरनी की तरह चिंगाड़ी तो उसके सामने के इतराफ के 2 दांत किसी वैम्पायर की तरह बढ़ गए थे। हाथों के नाखून भी 4 इंच तक बढ़ गए थे। उसने सिलेटी माइल सिलवटों वाले हाथ रुखसाना की तरफ बढ़ाए तो रुखसाना पर रेशा तारी हो गया।